हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.4 को और इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी के कौन से टर्म, ये एपी दिया गया है, उसका फर्स्ट टर्म 121 है, दूसरा टर्म 117, फिर तीसरा टर्म 113 एंड सो ऑन, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हिंट इसमें दिया गया है कि फाइंड एन फॉर, अच्छा वो तो अपने से देख लेंगे। क्या है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी के कौन से टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका पहला नेगेटिव यानी माइनस वाला टर्म होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है जो भी है, यानी कि ये टर्म से ये टर्म कम है, फिर ये टर्म्स कम है, तो देखते जा रहे हैं ये कम होते 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 कहीं ना कहीं वो एक ऐसा नंबर आएगा, हो सकता है जीरो भी आ जाए या हो सकता है कि डायरेक्ट वो कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। तो वो कौन सा पहला नंबर होगा जो नेगेटिव होगा, कौन सा यानी टर्म होगा। तो यहाँ तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, एपी तो हम लोगों को दिया ही गया है, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि इसका जो ए है वी हैव ए इक्वल टू 121। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड यानी कि जो A2 है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4, ये हो गया। अच्छा कहेंगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म हिंट में दिया गया है कि जो फर्स्ट टर्म कोई भी अगला टर्म यानी nth टर्म वो क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। यही है कि हम लोगों को निकालना है कि इसका फर्स्ट टर्म नेगेटिव होना चाहिए यानी जीरो से छोटा होना चाहिए वो टर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, एज वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो यानी कि ऐसा यानी कि जैसा कि हम लोगों को फाइंड करना है इसका पहला नेगेटिव टर्म, सो हम कह सकते हैं कि ये जो ए एन होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव ही, यानी वो पहला टर्म कौन सा होगा, इसमें अगर n निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो a + n - 1 इंटू अगर d करें तो ये जीरो रहने देते हैं। फिर आगे अगर देखें तो सबका वैल्यू रख देते हैं। यहाँ a का वैल्यू क्या है 121 और उसके बाद n तो है नहीं n - 1 और d का अगर वैल्यू देखें तो -4 है, ये रहा -4 और ये रहा, यानी कि ये क्या है लेस देन जीरो। टोटल ये जो है लेस देन जीरो इसको दिखा देना है। फिर ये 121 और ये हो जाएगा -4 है और +4 लेस देन ज़ीरो। फिर ये दोनों को अगर प्लस करेंगे 125 और इसको अगर उस तरफ ले चले तो ये हो जाएगा 4n। देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर अगर n का अगर वैल्यू देखें, इधर इरेज कर लेते हैं, यहाँ अगर देखें n का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इसी को, यानी कि 125/4 लेस देन n। तो इसका अगर देखें तो यानी कि इसको अगर डिवाइड कर दें 4 से तो कुछ 31.25 हो रहा है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n, और n जो होगा वो बड़ा होगा, बड़े साइड ग्रेटर देन क्या है 31.25, ये है। इसी को जस्ट उल्टा लिख करके लिखे हैं। अच्छा यहाँ हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू जब भी यानी कि पोजीशन का नंबर बताना होता है, जैसे n का हमेशा हम लोग यानी समरी में कह चुके हैं कि n का मान कभी भी निगेटिव इंटीजर में नहीं होने वाला है, और इंटीजर तो होगा ही, n का जो भी वैल्यू होगा इंटीजर में वो भी पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 ये सब नंबर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा नॉन इंटीजर नंबर यानी कि ये डेसिमल वगैरह सब में नहीं हो सकता है। तो n का जो वैल्यू है कहते हैं कि ये 31 यानी कि 31.25 से बड़ा होना चाहिए। तो 31 से बड़ा यानी कि क्या 32 ही हो सकता है, ये पॉइंट में है तो 32, तो हैंस कह सकते हैं हैंस इट्स यानी कि 32nd टर्म will be the first negative term of the AP, यानी कि AP का जो 32वां टर्म होगा वो फर्स्ट ऐसा टर्म होगा इस AP का जो निगेटिव होगा, यानी कि माइनस साइन वाला होगा।
वो चेक भी कर सकते हैं अगर इसका यानी कि ए और डी मालूम है तो यानी 32nd वाला टर्म हम लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि वो निगेटिव होगा, और 31st वाला टर्म जो निकालेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसा ही पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं कि 32nd पोजीशन वाले जो टर्म होंगे वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होंगे इस एपी के। अब देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ द एपी ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ऐसा दिया गया है कि सम ऑफ द थर्ड यानी कि एपी के तीसरे टर्म्स और उसके सेवंथ टर्म यानी कि A7 का सम दिया गया है किसी भी एपी का, ये दिया गया है पहला। फिर दिया गया यही दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है, यानी कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी एपी के थर्ड टर्म और एपी के सेवंथ टर्म को, तो वो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहते हैं हम कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो इस तरीके से 16 टर्म्स का सम निकालना है उस एपी का, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को कि द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6, ये थर्ड और सेवंथ टर्म का सम दिया गया है 6। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड द एंड ऑफ द टर्म्स इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इसी दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ये गुणनफल दिया गया है 8 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, तो फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है उस एपी का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए 2 का अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कहेंगे कि गिवन क्या दिया गया है, ए थर्ड और ए यानी कि A3 और प्लस A7 इक्वल टू 6 ऐसा दिया गया है। इसके बदले में हम A+2D लिख सकते हैं और इसके बदले में A+6D लिख सकते हैं इक्वल टू 6। अगर ये दोनों को प्लस कर दें 2A और ये दोनों लाइक टर्म को देखें तो 8D इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ये सब में कॉमन एक चीज़ आ जाएगा, ये दोनों में ये आ जाएगा 2 कॉमन लें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा 6, ये 2 से कैंसिल 3 टाइम्स में, तो ये A+4D इक्वल टू 3। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन तो बनेगा ही, उसमें इसी ए का अगर वैल्यू हम लोग रख देंगे 3 - 4D, ये ए का वैल्यू निकाल के यहाँ रख लिया हम, देयरफॉर ए इक्वल टू 3 - 4D। अच्छा, ये तो कहा गया था, एंड ये भी है हम लोगों के पास क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट यानी यही दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ये है 8। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ दोनों का प्रोडक्ट है 8, तो ये हम लिख सकते हैं A+2D और ये प्रोडक्ट में है A+6D इक्वल टू 8, ऐसा लिख लिए। ए का वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं कि ये है, ये A इक्वल टू 3 - 4D, तो ये A 3 - 4D इसके बदले में लिख दिया, +2D है ही। इसके बाद अगर देखें तो 3 - 4D और +6D इधर और इक्वल टू 8। इस तरीके से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये रहा 3 और माइनस ये हो जाएगा 2D, और ये देखें तो 3 और ये दोनों का प्रोसेस करें तो +2D इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ कौन से आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करेंगे कि A+B इंटू A - B को अप्लाई करके A² - B², इस आइडेंटिटीज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का अगर यहाँ को अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार देख रहे हैं माइनस में एक बार प्लस में, टर्म सेम है, तो इस स्थिति में हम लोग A² और -B² कर देते हैं इक्वल टू ये रहा 9 और -4D² इक्वल टू 8। अगले स्टेप में ये 9 - 8 इक्वल टू 4D² कर सकते हैं। तो फिर इधर से देखते हैं क्या होता है। अगले स्टेप में इसी को अगर लिखें हम लोग, इसी को अगर लिखें तो 1 इक्वल टू 4D² हो जाएगा। ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 1 इक्वल टू 4D², तो ये 4D² इक्वल टू फिर 1 लिख सकते हैं। फिर अगर देखें तो D² इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और इस तरीके से D का वैल्यू 1/4 यानी कि उस पर रूट आ जाएगा, रूट ओवर 1/4 इक्वल टू ये प्लस माइनस में हाफ निकल गया, यानी कि D का 2 वैल्यू आ रहा है, एक बार प्लस हाफ एक बार माइनस हाफ। तो बारी बारी से D का वैल्यू लेके हम ए फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कहा गया था हम लोगों को, क्वेश्चन को अगर याद करें तो हम लोगों को फर्स्ट 16 टर्म्स का सब निकालना था, S16 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ D पता चल गया है, तो देयरफॉर ए हम लोग क्या निकाल के रखे थे 3 - 4D। अगर D, अच्छा D का तो 2 वैल्यू है, तो हम पहले बारी बारी से लेते हैं। इफ़ वी टेक D इक्वल टू हाफ, अगर D हाफ ले रहे हैं प्लस हाफ, देन क्या हो जाएगा, देन A इक्वल टू हम लोगों का कितना मान के रखे थे 3 - 4D, तो 3 - 4 इंटू D का अगर ये करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 में 2 गया 1, क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1 हो रहा है।
अगर डी हम लोग हाफ प्लस में ले रहे हैं तो उसका फर्स्ट टर्म AP का फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तब फिर S16 निकालेंगे। यहाँ दोनों केस में हम लोगों को S16 फाइंड आउट करना होगा। पहला कि हम D को हाफ प्लस लिए तो ये उसका आया कुछ ना कुछ, तो इसको लेकर फिर हम लोग S16 फाइंड आउट करेंगे। फिर एक बार D लेंगे माइनस हाफ, तो फिर उसके बाद फिर ए कुछ डिफरेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद S16 निकालेंगे। तो यहाँ दोनों केस में हम लोगों को S16 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं। तो इस स्थिति में SN का फॉर्मूला हम लोग 2A + n - 1 इंटू डी, ये तो पता ही है। तो S16 अगर देखें तो यहाँ 16/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए हम लोगों का क्या आया 1 प्लस 16 - 1 और इंटू डी का क्या है वैल्यू हाफ लिए हैं, प्लस में लिए हैं, प्लस को रख सकते हैं यहाँ। फिर ये 8 ये 2 और ये 15/2 हो गया। ये इधर कैलकुलेशन करके फिर देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो गया 7.5 यानी 7.5। फिर अगर देखें तो ये हो जाएगा 8 इंटू, फिर ये दोनों को अगर गुना करें सॉरी प्लस करें तो 9.5 हो जाएगा और इस तरीके से 76 आ जाएगा। 72 और 75 यानी कि 76, ठीक है, ये आ गया। ये कब आया, जब हम लोग डी का वैल्यू हाफ लिए। अगर डी का वैल्यू यानी प्लस हाफ लिए हैं, अगर डी का वैल्यू अगर माइनस में लेते हैं तो क्या होता वो भी देख लेते हैं। ये हो गया पहला, इसका 2 आंसर होगा शायद। और अगेन पुनः हम कहते हैं इफ़ वी टेक डी इक्वल टू हाफ माइनस हाफ, तब क्या हो जाएगा। इस केस में देखेंगे तो इस केस में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या था 3 - 4D शायद था। तो 3 - 4 इंटू डी का अगर कहें तो ये हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे ये 5 आ गया। क्या देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम डी माइनस हाफ ले रहे हैं ये, तो फिर देख रहे हैं कि ए का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म उस AP का 5 आ रहा है। तो इस केस में भी हम लोग यानी कि पहले केस में तो देख लिए कि S16 का वैल्यू यानी 16 टर्म्स का सम क्या था 76 था। पहला आंसर तो ये बुक में दिया होगा शायद। फिर से SN का फॉर्मूला लिखेंगे, ये रहा। फिर S16 का देखेंगे 16/2, तो ये रहा 2 इंटू, इस केस में 5 देख रहे हैं फर्स्ट टर्म है, ये 16 - 1 तो रहेगा ही, और डी हाफ लिया है वो भी माइनस में लिया है। तो इस तरीके से ये हो गया, ये रहा 10 और ये रहा हम लोगों का -15.2। इस तरीके से क्या हो जाएगा 10 और ये प्लस माइनस 7.5, तो क्या हो जाएगा 2.5, 8 इंटू 2.5। अच्छा, अगर फिर यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 8 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो फिर क्या देख रहे हैं 16 टर्म्स का सम 20 हो रहा है। तो यानी इस सवाल में कह सकते हैं कि S16 अगर निकालेंगे तो यहाँ 2 तरह के AP निकल रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद तब S16 हम लोगों के पास 2 तरह के हो जाएंगे। ये अगर AP ही 2 तरह के हो रहे हैं तो S16 भी 2 तरह के होंगे। तो अलग अलग केस में हम लोग निकाल के दिखा दिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। अब देख लेते हैं इसके बाद तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर क्या है, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, हेंस नंबर ऑफ रंग्स। अच्छा, ऐसा कुछ है कि एक हम यहाँ एक सीढ़ी बना लेते हैं, ऐसे लैडर बना हुआ है, एक लैडर है, ये रहा। ये पता नहीं कि इसमें कितने लगे हुए हैं ये रंग्स, ये जो डंडी ऐसे लगाते हैं इसको हम लोग रंग्स कहते हैं। अच्छा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसमें ये कहा गया है कि ये जो लैडर देख रहे हैं, सीढ़ी देख रहे हैं, इसका जो ये देख रहे हैं ये वाला नीचे बॉटम रंग्स जो देख रहे हैं ये 45 सेंटीमीटर का है। फिर कहते हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि ये क्या हो रहा है घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है। और टॉप वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर, ये जो लकड़ी देख रहे हैं ये यहाँ से यानी कि ये तो सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा होते साइज़ में सबसे छोटा ऊपर में टॉप पर हो जाएगा और बॉटम में सबसे बड़ा। अच्छा, एक ये भी कहा गया है और कहा गया है कि ऊपर के और नीचे के रंग्स अगर डिफरेंस देखें तो वो 2.5 मीटर का है। ये रहा 2.5 मीटर का, ये भी दूरी बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव जो
क्या कहते हैं, रंग्स जो है उसका डिफरेंस अगर देखें यानी डिस्टेंस देखें तो ये 25 सेंटीमीटर पे है। ये दो लगातार दिख रहा होगा आप लोगों का। तो ये जो सीढ़ी देख रहे हैं तो इसमें जो ये रंग्स का लेंथ है इसका और इसका नहीं, सिर्फ ये लकड़ी जो लगे हुए हैं ये टोटल कितने हैं, कितनी लंबाई के, यानी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी कि ये जो लकड़ी की लंबाई यानी जितने लकड़ी की ज़रूरत है उसकी क्या लंबाई होगी वो हम लोगों को निकालना होगा। तो ये इसका सम करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ इसमें पता कैसे करेंगे कि इसमें कितने ये लकड़ी लगे हुए हैं, ये रंग्स की पता, नंबर ऑफ़ रंग्स अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं दूसरे एग्जांपल को लेकर। जैसे ये एक सीढ़ी है, ठीक, इसमें अगर देखें कि ये टू सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये यानी कि ये है सब दिया हुआ। तो टोटल कितने यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी 2 2 4 2 6 हो जाएगा 6। अगर टोटल दूरी है 6, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी है 6 और 2 के बीच की दूरी 2 है, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 3। क्या ये 3 ही लगा हुआ है रंग्स, नहीं, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि एक और ज़्यादा है, 3 से एक ज़्यादा है। तो इसमें क्या करते हैं कि टोटल जो यहाँ से यहाँ लेंथ है और ये दो रंग्स के बीच का जो वो यानी डिस्टेंस है उससे डिवाइड करके उसमें +1 करते हैं, तो ये नंबर ऑफ़ रंग्स पता चल जाएगा कि ये क्या कितनी यानी कि ये लकड़ियाँ हैं इसके बीच में। और दूसरे एग्जांपल से भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सीढ़ी 1 2 3 4 ये रहा 3 तो 5 है। अगर हम ये ले 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर। अगर ये लकड़ी की संख्या अगर निकालेंगे तो 12 में अगर 3 से डिवाइड कर दें और +1 कर दें तो क्या हो जाएगा 4 + 1 = 5, यानी देख रहे हैं 5 लकड़ी तो लगे हुए हैं। तो इट मीन्स कि क्या करना होगा, ये टोटल दूरी में ये दूरी से भाग देके और +1 कर देंगे तो ये लकड़ियों की संख्या, इसमें जितनी भी लकड़ियाँ लगी हुई है वो निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा हम लोगों को, नंबर ऑफ़ रंग्स अगर देखें इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, ये 25 सेंटीमीटर, अब +1 करना होगा। ये 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, और ये रहा 25 सेंटीमीटर और +1, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 10 होगा, 10 + 1 तो ये 11। यानी कि हम लोगों को पता चल गया कि इस सीढ़ी में कितनी ये लकड़ियाँ रंग्स लगे हुए हैं, ये पता चल गया, यानी 11 लकड़ी लगे हुए हैं। अच्छा एक तो ये यहाँ ये भी कहा गया है कि ये जो लकड़ी डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं ये यूनिफॉर्मली है, यानी कि कोई खास नंबर अगर इसमें कम है फिर उससे जो कम है यानी कि ये एपी में है। ऐसा यूनिफॉर्मली अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ रंग्स, जो भी लेंथ होंगे जितने भी रंग्स हैं उसके, हियर लेंथ ऑफ रंग्स आर इन एपी, एपी में कहेंगे, एपी में है ये सब। तो इस केस में देन इसका ए क्या हो जाएगा, इसका जो ए होगा हम इसी को ए मान लेते हैं कि ये है मेरा ए 45। अच्छा अगर इसका लास्ट टर्म देखें तो लास्ट टर्म ये वाला हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी शुरुआत से ये सेंटीमीटर अगर नहीं दिखाएं तो अच्छा रहेगा, लास्ट टर्म ये हो गया, ये एपी में है ही। अच्छा उसके बाद अगर एन की बात करें तो 11 है लकड़ियों की संख्या, हम लोगों के पास ए आ गया, लास्ट टर्म मालूम है, एन भी मालूम है, तो ये 11 लकड़ियों के सम को निकाल सकते हैं एसएन फार्मूला से। तो पता चल जाएगा कि जितने यानी कि लंबाई की लकड़ियों की ज़रूरत होगी तो वो हम लोग बता सकते हैं बाद में। तो समझ गए कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं इसमें, ये सब लकड़ियों का सम निकालना है, क्योंकि ये लेंथ यानी कितनी लंबाई की लकड़ी की ज़रूरत है ये सब को बनाने में वही पूछा गया है। तो नंबर ऑफ रंग्स ऐसे वगैरह लिख चुके हैं हम लोग, देखते हैं। ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो देखो एस एन अगर देखें तो n/2 × a + l होता है, तो ये s और ये तो 11 ही है, n का वैल्यू 11/2, a का वैल्यू हम लोग 45 रखे हैं और प्लस l का वैल्यू क्या था 25 यानी लास्ट टर्म, तो 11/2 और ये दोनों को अगर ऐड करें 70 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करें 35, तो 11 × 35 अगर करें तो 385 यानी 385 यानी कि वो क्या है सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में ही हम लोग लिया क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था, ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ से यहाँ तक का सम निकालें तो वो सेंटीमीटर में ऑब्वियसली निकला ही होगा।
तो हम क्या कर सकते हैं, तो पूछा गया व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो हैंस हम बाद में ये हम इधर लिख लेते हैं, ये 385 आया सभी लकड़ियों की लंबाई। हैंस द लेंथ ऑफ द वुड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लास्ट में, रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज़ 385 सेंटीमीटर। ये लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट हम ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। तो यानी इस लेटर में जितने भी रंग्स लगे हुए हैं उसका लेंथ निकालना था। लेंथ निकाल लेंगे तो उतने ही लेंथ का यानी कि लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो बस हम बाद में मेंशन कर दिए। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। इसका फोर्थ नंबर है, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the house following it. To find this value of x, तो इसमें क्या कहा गया है पहले समझ लेते हैं। कहते हैं कि एक रो है हाउसेस के, तो वो रो ऐसे, ये हाउस है, सपोज़ कि ये हाउस है, ठीक, ये हाउस है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें एक नंबर यानी कि इसको अगर नंबर से यानी रिप्रेजेंट किया जाए तो इसमें 1, इसमें 2, इसको 3, इसको 4, 5 ऐसे करते करते 49 तक नंबरिंग किया गया है। द हाउसेस ऑफ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। अच्छा, इस तरीके से नंबरिंग किया गया है। पहले नंबर यानी कि जो फर्स्ट हाउस है उसमें 1 लिखा गया, सेकंड हाउस में 2, थर्ड हाउस में 3, फोर्थ हाउस में 4, ऐसे ही नंबरिंग करके यानी कि लास्ट 49 किया गया है। फिर ऐसा कहा गया है कि एक ऐसा वैल्यू हम लोगों को दिखाना है, x एक ऐसा वैल्यू दिखाना है। सपोज़ यहाँ वो सही नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ये सपोज़ कि ये घर x है, तो कहते हैं कि ऐसा दिखाना है कि इस घर के पहले जितने घर हैं ये सब का अगर नंबर ऐड कर दें, यानी कि सबको अगर प्लस कर दें, जैसे 1 + 2 + 3 अगर इधर करेंगे, और कहते हैं इसके बाद जो बचा हुआ जितना घर है अगर ये सबको भी इधर ऐड कर दें, जैसे 5 प्लस कुछ भी ऐसे जो भी उधर है। सपोज ऐसा होगा नहीं अभी यहाँ, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो कहते हैं कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा घर लेना है x जो उसके पहले जितने घर हैं और उसमें जितने भी नंबर लिखे हैं अगर सबको ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इस x के उस तरफ के जितने भी घर बचे हैं उसको उसके नंबर्स को अगर जोड़ दें तो उधर का नंबर और इधर का सम दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर SN इधर का निकालें यहाँ से यहाँ तक का, तो इधर का भी SN निकालें ही इस घर से उधर का, तो कहते हैं ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दिखाना है। तो वो x क्या होगा, x का वैल्यू किस वैल्यू पर, यानी कि वो जो घर है उस घर का नंबर यहाँ तो 4 है, तो उसी तरीके से कोई घर तो ऐसा घर होगा तो उस घर का नंबर यहाँ हम लोगों को बता देना है कि वो हो सकता है कि 28 हो, 27 हो, जो भी घर का नंबर हो वो हम लोगों को बताना है। शायद समझ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा हम इसको ऐसे कुछ लिखेंगे, फिगर बना के दिखा देते हैं। जैसे कि ये रहा 1, ये रो में ऐसे ही है, ये 3, ये 4, ये रहा 5, और ये क्या है पता नहीं लेकिन डॉट दे दिए, ये रहा x घर में लिखा हुआ है, फिर ये रहा 49, और x के बाद भी कोई एक घर दिखा देते हैं, ये रहा एक घर, और उसमें तो नंबर ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे हम दिखाएं, एक ब्लैंक छोड़े हैं समझाने के लिए कि वो क्या करने वाले हैं हम लोग। सपोज ये घर जो कहा गया है वही घर है, मान लेते हैं, लेट x लिख दिए, x बी द रिक्वायर्ड हाउस। मान लिए कि यही रिक्वायर्ड हाउस है, जैसा मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि x एक ऐसा घर है जो उसके पहले जितने भी घर है उसका सम, और x के बाद जितने भी घर है उसका सम अगर निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, सब इधर का सम और उधर का सम बराबर होना चाहिए ऐसा। तो वो एक लेट x बी द रिक्वायर्ड हाउस मान लिए। देन हम कह सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कह सकते हैं देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। अच्छा ये तो कोई नंबर ही है, सपोज़ ये नंबर
एक 28 मान लेते हैं 28 है, तो यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। तो ये तो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये 28 तक गया, यानी कि S28 में अगर वह -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 तक का, यानी ये हो जाएगा 27 तक का, यानी ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो इसी तरीके से यहाँ अगर इस घर को छोड़कर इधर सम अगर दिखाना है तो यहाँ हम लोगों को x-1 करना होगा। ये तो x है ही, उससे 1 घटा देंगे तो यहाँ से इधर तक का प्लस हो गया। अच्छा, इक्वल टू दिखाना है हम लोगों को, ये इधर का सम हुआ, यहाँ से लेके इस घर के बाद के जितने भी घर है उसका सम है इधर। अब दिखाना है इस घर के बाद जितने भी घर है उसका सम दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे उधर? तो क्या करते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकाल लेते हैं टोटल। तो वो तो 49 घर है तो 49 S49 कर दिए, क्योंकि नंबरिंग फर्स्ट से ही स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ AP में देख रहे हैं 49 तक है, तो ये AP फॉर्म कर ही रहा है तो S49 है, ऐसे लिख लिया। अच्छा, उसमें अगर माइनस करें यहाँ तक, यानी कि ये घर तक का अगर प्लस अगर कर दें, इधर सम घटा दें, हम यहाँ से यहाँ तक का सम लिए, उसमें इतना अगर माइनस ही कर देंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या करना होगा SX यहाँ तक हम लोगों को माइनस करना होगा। ये कैसे हुआ ये यहाँ बुक में भी हिंट में दिया गया है, तो ये समझ लें। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये तो AP में है, लेट X बी द रिक्वायर्ड हाउस। अच्छा, देन फ्रॉम क्वेश्चन, और यहाँ हम लोगों को यानी इसी पर जो भी वैल्यू है, यहाँ अगर A देखें, हम लिखे नहीं हैं ऊपर, यहाँ लिखना चाहिए कि यार A हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। D अगर देखें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर अगर देखें L देखें, L यानी लास्ट टर्म, तो वो 49 है। ऐसा कर सकते हैं, इस AP में तो ऐसे ही है 49 लास्ट टर्म हुआ। अब जो भी वैल्यू है उसका रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। इसको सिर्फ याद रखना है, तो हम इधर लिख लेते हैं जो है, उसके बाद करते जाएंगे। जो भी यहाँ x का वैल्यू आएगा यानी वही रिक्वायर्ड हाउस हो जाएगा, उसके पहले के जितने घर है उसके सब इस नंबर्स को सम करेंगे और उसके बाद के सभी घरों के नंबर्स को सम करेंगे तो इक्वल होगा। तो यहाँ भी है क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ये है हम लोगों का 1, D भी है 1, L है 49। अच्छा, और ये तो हम लोगों को करना ही है, तो देखते हैं सबको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझ चुके हैं, सिर्फ उसको क्या है S(x-1) इक्वल टू S49 और माइनस SX। अब देखते हैं जैसे कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2A, 2A A का वैल्यू प्लस n-1, ये n ही है -1 इंटू D का वैल्यू 1 है, ये हो गया। इसका हम लिख दिए इक्वल टू, अब ये S49 का अगर लिखना होगा तो यहाँ क्या है n49 है, 49/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D का भी वैल्यू 1 है, ऐसा लिख दिए। फिर क्या करेंगे, माइनस है SN लिखा, सॉरी ये n नहीं है x है, तो ये x है, तो क्या करेंगे, यही n है मेरा, तो x/2 2A का तो वैल्यू 1 ही है प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू क्या था 1 ही था, तो ऐसे हो गया। अब इसको यानी कि प्रोसेस करके देखते हैं क्या होता है। x-1/2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा x-2, ये रहा, ये 2 हो गया, और ये दोनों को अगर माइनस करें तो -2 ही होगा, तो वही लिख दिए -2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल कर देंगे। ये 49/2 है, ये देखें तो 2, और ये 48 हो जाएगा, ये इस तरीके से। फिर उधर का देखें तो x/2 है, ये रहा 2, और प्लस क्या है x, और ये रहा -1, ये 2 है, और प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 ही रहने वाला है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये x-1/2 और इसको इंटू कर देंगे यही x से, ये x बचा। उसके बाद यहाँ 49/2, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 50, माइनस अगर ये दोनों को देखें तो क्या हो जाएगा, इधर x/2 है ही, ये 2 में -1 हुआ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, इसको लिख लेते हैं, ये रहा। और ये हम लोगों का कुछ इस तरीके का हो गया। अब अगर देखें तो ये माइनस में है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में। फिर देखेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में। फिर देखते हैं इस स्टेप को हम लोगों को लिखना है, इस स्टेप को, तो इधर इरेज करते हैं। आप लोग साथ साथ में करते जाएं या तो देखें ध्यानपूर्वक। तो क्या हो गया, अगले स्टेप में इसी को अगर लिखें तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x होल अपॉन 2 इक्वल टू,
अच्छा, इस टर्म को, ये वाले टर्म को माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या है, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल अपॉन 2 और इक्वल टू ये हो जाएगा 49 इंटू 25। अब देखते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर, अगर ये 2 अगर एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 2 अगर देखें तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस तरीके का हो गया। और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ये रहा, ये हो गया। अगले स्टेप में ये दोनों कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1225। और इस तरीके से 2 कैंसिल हो गया, ये x है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये रहा, ये बचा। अब देयरफॉर अगर x कहें तो देयरफॉर x का वैल्यू, ये इधर स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस। अब इसका देख लेते हैं क्या आता है, स्क्वायर रूट। थर्टी फाइव आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 35। अच्छा, यहाँ तो यानी कि घर का जो नंबर है, जो भी नंबरिंग किया गया था, तो x का हम पॉजिटिव में किया गया था, 1 से लेके 1 2 3 4, तो यहाँ 35 माइनस में नहीं ले सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं हाउ एवर द नंबर ऑफ हाउसेस, जो भी नंबर्स है हाउसेस के, आर पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, या तो देयरफॉर x इक्वल टू 35। यही 35 हो गया, यानी कि 35 नंबर वाले जो घर होंगे उसके आगे वाले जितने घर है उसका सम, और उसके पीछे वाले जितने घर है उसका सम। तो हैंस हम कर देंगे, हैंस कैसा लिखा हुआ था उसी तरीके का कर देते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक्स का ही वैल्यू पूछा गया तो एक्स का वैल्यू तो निकाल ही दिए, यही रहा आंसर। ऐसा कुछ नहीं, उसमें स्टेटमेंट जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है 5th नंबर क्वेश्चन, इसका 5वां क्वेश्चन। ये एपी का लास्ट एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and tread of half meter. अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या बढ़ जाएगा, 1 फुट को 2 कर देंगे। अच्छा, यहाँ हम दिखा तो नहीं सकते हैं वो, लेकिन ऐसा कुछ ये स्टेयर बना हुआ है, ये ऐसे ही है, थोड़ा सा समझ लेना। ये 3D में है तो बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का, तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं इसको, उधर उस साइड से दिखेगा तो हम यहाँ दिखाते हैं। यह है 50 मीटर। क्या है कि एक स्मॉल टेरेस एट है फुटबॉल ग्राउंड पर एक टेरेस है, इस पर यानी कि चढ़ना होता है सीढ़ी की तरह, ये जो देख रहे हैं स्टेयर्स। अच्छा, तो ये कंक्रीट का बना हुआ है, तो इसमें कितने कंक्रीट लगा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो प्रत्येक जो स्टेप है उसका डायमेंशन दिया गया है। तो अगर ऐसे देखें, अगर इस तरीके से देखें जैसे कि ये है, तो हमको अगर ये सीढ़ी कुछ इस तरीके का हो, पहले ये देख लें, तो पहले तो इधर की लंबाई ये 50 मीटर दी गई है, फिर ये ऊंचाई की ज़रूरत है, ऊंचाई इसमें 1/4 मीटर है, फिर ये चौड़ाई, ये जो देख रहे हैं इसकी ज़रूरत है, ये हाफ मीटर है। तो चौड़ाई तो हाफ मीटर हमेशा सेम रहेगा, लेकिन ये जो ऊंचाई देख रहे हैं, अगर इस सीढ़ी की बात करें फर्स्ट स्टेप का, इसमें कितने कंक्रीट लगा हुआ है, तो क्या करना होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ये क्यूबॉइडल शेप में है तो L इंटू बी इंटू एच करना होगा इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। जो कंक्रीट का बना है वो सीमेंट का मिक्सर कंक्रीट कहलाता है। सीमेंट और उसमें सैंड वगैरह सब मिले होते हैं, या तो उसमें बैलिस्ट वगैरह, या उसको हम लोग क्या स्टोन्स वगैरह सब भी कर सकते हैं, जो भी है। तो इसका कंक्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू बी इंटू एच से निकलेगा, तो L हम लोगों का 50 मीटर है ही, और इंटू बी ये चौड़ाई, ये तो हाफ है ही, हाफ मीटर, लेकिन ये जो ऊंचाई है 1/4 मीटर,
ये इससे गुना करेंगे तो ये जो भी होगा तो ये मीटर क्यूब में निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप का निकाल लिए। तो इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप का निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि इसका निकालने वक्त ये जो निकाले थे फर्स्ट स्टेप का, तो इसमें तो ये चौड़ाई और ये लंबाई अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ दूसरे स्टेप में यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो एक चीज़ चेंज होगा, वो है ये ऊंचाई हमेशा चेंज होगा। तो इस केस में क्या ऊंचाई देखे थे 1/4, तो उसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा। 1/4 है तो फिर ये उससे डबल हो जाएगा, फिर इससे यानी कि 1/4 ये बढ़ जाएगा। तो एवं प्रकार से बढ़ते जाएगा ऊंचाई। फिर यहाँ अगर देखेंगे इस स्टेप का, तो यानी कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहने वाला, लेकिन हाइट जो होगा एच वो चेंज हो जाएगा। यहाँ 1/4 था उससे डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, यानी 1/4 का ट्रिपल हो जाएगा ऐसे। तो हमेशा वो याद रखना है, जितने स्टेप्स इसमें हैं तो सब स्टेप्स में बढ़ाते जाएंगे। पहले देख लेते हैं। तो स्मॉल टेरेस ऑफ फुटवर्क 15 स्टेप्स है, तो 50 मीटर लॉन्ग एंड, तो इसमें हिंट दिया गया है। अच्छा, हम वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप ही लिख लेते हैं। स्टेप इक्वल टू क्या है 1/4 इंटू हाफ इंटू 50, जो भी होगा वो मीटर क्यूब में होगा। ठीक, तो इस तरीके से देखें तो दूसरे स्टेप में इसको डबल करेंगे। हाफ तो कुछ नहीं करने वाले हैं, हाफ चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो क्या करें 2 से ये 25 टाइम्स में 25/4 मीटर क्यूब, ये पहला हो गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप अगर देखें, कंक्रीट का ही वॉल्यूम है लेकिन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा इंटू हाफ इंटू 50। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये 2 2 हो गया। अच्छा, फिर ये 2 से 25/2 हो जाएगा मीटर क्यूब। तीसरे थर्ड यानी स्टेप की बात करें तो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप का वॉल्यूम, तो 1/4 वाला 3 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये तो हाफ रहने वाला ही है चौड़ाई, ये फिर ये जो भी होगा मीटर क्यूब में। तो इस तरीके से इसका क्या वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये 2 से 25 टाइम्स में 3/4 यानी कि 3 रहेगा ही, 75 ये हो जाएगा 4 मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ अगर ध्यान से देखें, अच्छा फोर्थ स्टेप का भी देख लेते हैं। फोर्थ स्टेप का क्या होता है, इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये हाफ रहेगा ही, ये 50 रहेगा ही, ये जो भी होगा मीटर क्यूब में होगा। तो ये 4 4 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 25, ये 25 मीटर क्यूब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 3/4 हाफ इंटू ये हो गया 25 और 3/4, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये जो देख रहे हैं, जो भी हम लोग निकाले हैं, क्या ये एक ही फॉर्म कर रहा है, वो पहले चेक करना होगा। तो पहले इसमें इसको माइनस करके देखते हैं। 22nd टर्म में फर्स्ट टर्म को क्या हो रहा है 25/4 यानी कि 25/4 ये हो रहा है। फिर इसमें ये वाला अगर माइनस करके देखें, क्या है 75/4 माइनस 25/2, ये भी देख रहे हैं 25/4 हो रहा है। फिर देखें ये फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करके 70/4, अगर ये करें तो 100 और माइनस 75 25/4। तो हर केस में क्या देख रहे हैं कि सब इक्वल ही दिख रहा है, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स है इसमें वॉल्यूम का, वो देख रहे हैं कि इक्वल है। तो हम यहाँ ऐसे कहेंगे, अगर फर्स्ट स्टेप का, सेकेंड स्टेप का और थर्ड स्टेप का, अच्छा हियर वी ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम्स ऑफ स्टेप्स ही कहते हैं, उसका वॉल्यूम ही निकाल रहे हैं। वैसे तो कॉन्क्रीट का कह सकते हैं स्टेप्स, या वॉल्यूम्स ऑफ कॉन्क्रीट, ऐसे यूज इन स्टेप्स ऐसे भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम्स ऑफ स्टेप्स आर इन एपी, ये क्या है एपी में। अच्छा, और इस तरीके से देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4। डी अभी तो हम लोग देखे ही हैं 25/4 है,
और अगर फर्स्ट टर्म और यानी कि डी देख रहे हैं, कितने स्टेप्स है इसमें, कितने स्टेप्स है, तो स्टेप्स है 15, यानी सीढ़ी पे कितने स्टेप्स है, स्टेयर्स के 15 है, तो यहाँ n का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो यही सब वॉल्यूम को 15 स्टेप्स के वॉल्यूम्स को अगर ऐड कर दें तो कंक्रीट जितना यूज हुआ है सबका वॉल्यूम निकल जाएगा। देयरफॉर हम SN अगर कहें तो n/2 × 2a + n-1 × d, ये करेंगे तो S15 का पहले निकाल लेते हैं। 15 सीढ़ी है, उसमें स्टेप्स है, सीढ़ी नहीं स्टेप्स, 2 × a का कितना वैल्यू 25/4 और प्लस 15-1 इंटू ये रहा डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू ये है 25/4। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 15/2 तो रहेगा ही, ये 2 से 2 टाइम्स में यानी 25/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 यानी कि 25/4 × 14 हो जाएगा 2 से ऐसे। अच्छा ये हो जाएगा 175/25 × 7 किए तो 175 क्या हो जाएगा 2, ये रहा। अगले स्टेप में देखते हैं, अगले स्टेप में हम लोग लिखते हैं इसी को 15/2 इंटू ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 200/2 इस तरीके का हो जाएगा, और फिर ये 2 ऐसे 100 टाइम्स में, फिर 2 से ये 50 टाइम्स में, तो 15 × 50 750 ये हुआ। टोटल स्टेप्स के जो वॉल्यूम है वो हम ऐड कर दिए, तो कह सकते हैं कि उसमें जितने भी कंक्रीट यूज़ हुआ है उसका जो वॉल्यूम होगा क्या है 750 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, हैंस लिखेंगे लास्ट में, हैंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, जो भी टेरेस को बनाने में जो यानी कि कंक्रीट का रिक्वायरमेंट है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा एज 750 मीटर क्यूब। ये हो गया हम लोगों का आंसर, हैंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस इज 750 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग यानी एक्सरसाइज 5.4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।